डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज उसका फर्स्ट लेक्चर है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? हमें यह पता होना चाहिए बेटा। देखो, एज नेम इंडिकेटर, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। इसकी डेफिनेशन में हमने ये बोलना है कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री की ब्रांच है बेटा, which deals with the relationship between electrical energy and chemical energy. इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी में एक रिलेशनशिप है, जब हम ये बोल दें कि इट इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। बहुत डिटेल में हमने इस चैप्टर को पढ़ना है बेटा। इससे हमने ये भी पढ़ना है कि कैसे कोई केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमने सेल्स के बारे में पढ़ा है बेटा पहली क्लासेस में, अपने जूनियर क्लास में हमने पढ़ा है कि सेल्स क्या करते हैं। जो सेल्स है उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज द कन्वर्जन केमिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सारे सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। या फिर उल्टा पॉसिबल है बेटा, कोई इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर दें कहीं किसी मीडियम को, तो उसमें कोई केमिकल चेंज आ जाए। ठीक है, सो इन दोनों के बारे में हमने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। ठीक, कि कैसे केमिकल्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और कैसे इलेक्ट्रिसिटी कोई केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, डिटेल में जाने से पहले बेटा हमने कुछ टर्म्स पढ़नी है इसमें, क्योंकि बार बार हमने उस टर्म को यूज करना है। आपको बहुत सारी टर्म्स आपने पहले जानी हुई है बेटा। पहले है इंसुलेटर, आपको पता है व्हाट आर इंसुलेटर्स। ये उस टाइप के मटेरियल हैं विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू, जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने बीच में से पास नहीं होने देते। ठीक, सिंपल है, विच do not allow electricity the electric current to pass through, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं निकल सकती, पास नहीं हो सकती। एक हमने बोलना है कंडक्टर्स, पता है, विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। जो अलाउ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को अपने बीच में पास होना। और ये कई तरह के होते हैं बेटा। ठीक है, बहुत सारे हमने सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा है आपने, जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं अपने बीच में पास होने के लिए। ठीक, बट हमने यहाँ पे जो कंडक्टर्स की बात करनी है, हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स की बात करनी है जो हमारे इस चैप्टर से रिलेट करेंगे। फर्स्ट टाइप होती है बेटा, दे आर नोन एज मेटालिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स, हमें पता है बेटा मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने पढ़ा है, 9th में पढ़ रहे हैं कि मेटल क्या है, जो अपने बीच में इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। दो दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी बोल देते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। बात का ध्यान रखना है, जी मेटल्स हैं बेटा, ठीक है, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स बोलते हैं। अच्छा, करंट कब पास होता है, हम कब बोलेंगे? कंडक्टर क्या है, जो करंट करते हैं अपने बीच में से, अलाउ करते हैं करंट को पास होना। करंट पास कब होगा? कोई ना कोई चीज मूवेबल तो होनी चाहिए ना, तभी तो करंट पास होगा। ठीक, इसमें जो मेटालिक कंडक्टर्स है, इसमें जो मूवमेंट होती है वो तो बेटा दैट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। आपने स्पेशल ध्यान रखना है इसमें बेटा, इसमें कोई भी इस मेटल का कोई भी पार्ट मूव नहीं करता।
ठीक है, कोई भी मेटल का पार्ट मूव नहीं करता, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही होती है। ठीक है, विदाउट अंडरगोइंग एनी डिकम्पोजिशन, नो decomposition of metal takes place, इसमें कोई मेटल की डिकम्पोजिशन नहीं होती। ठीक है बेटा, दो मेन पार्ट याद रखने हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और नो डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस, मेटल की डिकम्पोजिशन नहीं होती। इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी बोल दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण करंट फ्लो करता है बेटा, इस बात का ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण। ठीक, ओके। सेकंड है जो हमारा, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स ये बेसिकली बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में के बारे में आपने पढ़ा है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जिसमें अगर हम करंट पास करवाते हैं बेटा तो वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। इट मींस इसमें जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है, दैट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की डिकम्पोजिशन होती है किसमें? आयंस में बेटा। सो जो मूवमेंट इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो करंट फ्लो करेगा दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। ये डिफरेंस हो गया दोनों में। मेटालिक कंडक्टर्स में मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में मूवमेंट होती है आयंस की। इसमें कोई डिकम्पोजिशन नहीं होती मेटल्स की बेटा, मेटल में कोई डिकम्पोजिशन नहीं होती। इसमें डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइट की होती है, वो आयंस बनाते हैं एंड दोज आयन मूव्स। ड्यू टू दैट मूवमेंट ऑफ आयंस हम बोलते हैं कि दीज आर द कंडक्टर्स। ठीक, क्योंकि करंट फ्लो करेगा दैट मीन देयर विल बी सम मूवमेंट बेटा। ठीक, अच्छा, एक हमने एक और बात करनी है इसमें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जो क्वेश्चन आ जाता है बेटा इन दोनों के बारे में, इनका जो इसमें जो टेम्परेचर का इफेक्ट होगा किसमें? मेटालिक कंडक्टर्स में और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में बेटा। क्या इफेक्ट होगा आपने याद रखना है कि मेटालिक कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनकी जो कंडक्टिंग पावर है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे जो इनकी कंडक्टिंग पावर है बेटा दैट विल डिक्रीज। ध्यान रखना इस बात का। मेटालिक कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसकी कंडक्टिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बेटा। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण हम बोलते हैं कंडक्टर है। अच्छा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, मेटल क्या है? अगर हमारी स्ट्रक्चर की हुई एटम की, हम बोलते हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस है, ये शेल्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण ही जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मोस्टली, उनकी मूवमेंट प्रॉपर होती है। ठीक है, वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन एटम टू, फ्रॉम वन मैटर टू अनदर। पूरे के पूरे जो सब्सटेंस है उसमें उनकी मूवमेंट होती है, दैट्स व्हाई दे आर द कंडक्टर्स। अगर टेम्परेचर बढ़ा लें तो ये जो न्यूक्लियस है ना, इसको बोलते थे कर्नेल। जो कर्नेल है बेटा, इसकी भी मूवमेंट जो भी वाइब्रेट करने लगता है, और जब वाइब्रेट करने लगता है ना तो ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, उनको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को रोकता है। दैट्स व्हाई कंडक्टिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेटालिक कंडक्टर्स की, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की जो कंडक्टिंग पावर है बेटा वो डिक्रीज होगी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो बढ़ती है, साथ ही साथ जो कर्नल है, जो न्यूक्लियस का पार्ट है, वो भी मूव करना शुरू कर देता है और वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। ठीक, ओके। दूसरी बात है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बेटा, अगर इसमें हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इनकी जो कंडक्टिंग पावर है
वो भी इंक्रीज करेगी बेटा। क्यों? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे आयंस की मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, आयन बहुत तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे, कंडक्टिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर व्हाट हैपेंस विद द मेटालिक कंडक्टर्स एज वेल एज विद द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। सो बेटा जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स पढ़े हैं वो कंडक्टर होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्वस फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में, ठीक, और उनकी आयोनाइजेशन होती है। और ऑन द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन कंडक्टर्स को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वो इलेक्ट्रोलाइट जो टोटली आयोनाइज हो जाए। हमने जितने भी मॉलिक्यूल लिए हैं किसी भी सब्सटेंस की, अगर वो पूरे के पूरे आयोनाइज हो जाए, दे अंडरगो डिसोसिएशन कंप्लीटली, ठीक है। जैसे हमने कोई सॉल्यूशन ले लिया एसिड्स का या बेसिस का, इवन सॉल्ट्स भी बेटा, अगर उनका हम एक्वा सॉल्यूशन ले लें वो टोटली डिसोसिएट हो जाएगा। मान लो हमने अगर 10 मॉलिक्यूल ले लिए किसी एसिड के, वो 10 के 10 डिसोसिएट हो जाए, ठीक है, पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाए, उनको हम बोलेंगे दे आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक। और दोज विच डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इन एक्वा सॉल्यूशन, जो पूरे के पूरे एक्वा सॉल्यूशन में आयोनाइज ना हो बेटा, उनको हम बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। जैसे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे हम बोल रहे हैं एसिडिक एसिड ही है बेटा, ठीक है, अगर हमने इसके 10 मॉलिक्यूल ले लिए मान लो, ठीक है, और डिसोसिएट हो सिर्फ 3 या 4, उन्होंने कहा 3 मॉलिक्यूल जो डिसोसिएट हुए, 7 मॉलिक्यूल बेटा एज सच रह गए। सो दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम इस केस में कर लें, अगर मैंने 10 मॉलिक्यूल को सॉल्ट के ले लिए, मान लो NaCl के ले लिए, अगर पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाएं, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन का पूरी की पूरा मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पूरी की पूरी डिसोसिएशन हो जाएगी, आयोनाइजेशन हो जाएगी, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की पूरी आयोनाइजेशन नहीं होगी, ठीक। इस बेस पे हम एक और टर्म पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमने जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स undergoes dissociation और ionization divided by total number of molecules, ठीक। अब मान लो इसमें मैंने 3 मॉलिक्यूल किए है ना, अगर मैंने बोला कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3 डिसोसिएट हुए कितने में, 10 में से, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा 0.3। अगर मैंने बोला नहीं जी 10 के 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। इट मींस अगर अल्फा की वैल्यू दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 1 है, इट मींस पूरी की पूरी डिसोसिएशन हो रही है बेटा, दैट मीन दे आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर उसकी वैल्यू 1 से कम है, दैट मीन दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक। इस बेस पे हम ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिनके बारे में हमने बात की है, उसकी जो बेटा कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब उनकी इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की पावर, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है बेटा दैट इज द इंटर आयनिक अट्रैक्शन।
उसको हम सल्यूट इंटरेक्शन भी बोलते हैं बेटा। कोई सॉल्वेंट है, हमने उसमें सल्यूट डाल दिया, अब वो सल्यूट के पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर उनकी इंटरेक्शन ज्यादा है, इफ सल्यूट इंटरेक्शन है, वो मोर है बेटा, इज मोर, ज्यादा है, इसका मतलब है उनकी आयन फॉर्मेशन कम होगी बेटा। सोच के देखो, अगर वो बहुत स्ट्रांगली उनके आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आयन फॉर्मेशन कम होगी, तो मतलब इनकी जो कंडक्टिविटी है बेटा, दैट विल डिक्रीज, ठीक। सल्यूट इंटरेक्शन अगर ज्यादा है तो कंडक्टिविटी कम होगी। नंबर 2, सॉल्वेशन ऑफ आयंस। जो सल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन है बेटा, हमने ये बोलना है अगर सल्यूट और सॉल्वेंट की आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, उनकी इंटरेक्शन ज्यादा है, तो हमने बोलना है कि जो सल्यूट मॉलिक्यूल है, दे आर मोर सॉल्वेटेड, ठीक। हमने बोलना है मोर इंटरेक्शन ऑफ, अगेन सल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं हम, ऊपर में हमने सल्यूट और सल्यूट की बात करी थी, ठीक है। तो सल्यूट मॉलिक्यूल विल बी मोर सॉल्वेटेड, इसका मतलब है फिर कंडक्टिविटी फिर डिक्रीज करेगी बेटा, ठीक। नंबर 3, दैट इज द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। विस्कोसिटी मीन जो गाढ़ापन कह लें हम, गाढ़ापन, ठीक है। अगर सॉल्वेंट की इंटरेक्शन ज्यादा है, दैट मीन जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है बेटा, ज्यादा गाढ़े हैं, उनमें इंटरेक्शन ज्यादा है, ठीक। अगेन सेम पॉइंट है तीनों, मोर सॉल्वेंट इंटरेक्शन, अगेन कंडक्टिविटी डिक्रीज, क्लियर, ओके। नंबर 4 पॉइंट है बेटा, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, हमने पहले ही पढ़ा है बेटा, जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि आयंस ज्यादा इजीली मूव करना शुरू कर देंगे बेटा, ठीक है। हमने वो बोला है पहले, मैंने समझाया था आपको, जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी विद टेम्परेचर। मेटालिक कंडक्टर हमने बोला था दैट विल डिक्रीज, क्यों? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के साथ साथ वहां पे कर्नल भी मूवमेंट करने शुरू कर देता है, वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, इसलिए उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। एक हमने पॉइंट पढ़ना है, दैट इज द डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? अगर सोल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, हमने उसको डाइल्यूट कर दिया बेटा, ठीक है। सो जो डाइल्यूशन है, इट रिड्यूस इंटर आयनिक इंटरेक्शन। ये रिड्यूस कर रही है इंटर आयनिक इंटरेक्शन को। हमने यहां पढ़ा था अगर ये ज्यादा है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, अगर हमने उसको डिल्यूट कर दिया, जो सॉल्यूशन है उसमें इंटर आयनिक इंटरेक्शन डिक्रीज हो जाएगी एंड इट विल इंक्रीज द कंडक्टिविटी बेटा, ठीक। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसपे हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, वो अफेक्ट करती है इन पॉइंट्स पे, क्लियर। सो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक, जस्ट एक इंट्रोडक्शन है स्टार्टिंग की कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, जो मेन टर्म्स हमने बार बार रीड करनी है उनके बारे में हमने थोड़ा सा इसकी नॉलेज दी है। सो इसके आगे के जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।